दोस्त तो आज तलाक की पहली तारीख थी। सोनम घर से सोचकर निकलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अपने पति को पूरी तरह से इग्नोर करेगी, लेकिन जैसे ही सोनम कोर्ट के नजदीक पहुंचती है और अपने पति को एक चाय की स्टॉल पर उदास बैठा देखती है तो उसका भी मन उदास हो जाता है। उसके दिल की धड़कन जोर जोर से धड़कने लगते हैं, क्योंकि जैसा वो सोच रही थी वैसा वहां कुछ भी नहीं था। सोनम ने सोचा था कि इस तलाक के बाद उसका पति बहुत खुश हो जाएगा और इस तलाक से वह इतना खुश होगा कि आज सूट बूट पहनकर सेठ बनकर आया होगा। लेकिन उसकी हालत को जब सोनम देखती है तो बहुत ही हैरान रह जाती है। वह सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार 2 साल ही तो हुए हैं जो मैं इनके साथ नहीं रह रही हूँ। इतने ही दिनों में इनके साथ ऐसा क्या हो गया कि इनकी हालत भिखारियों से बदतर हो गई। दोस्तों, जो लड़का सूरज होता है उस चाय की स्टॉल पर तारीख के लिए ही आया था। उसकी पैंट फटी पुरानी थी और ऊपर जो शर्ट थी वह भी ऐसी थी कि मानो कोई पोछा करने वाला कपड़ा हो। इसके बाद सोनम जो करती है उसे सुनकर वाकई में कहीं ना कहीं आपकी अंतरात्मा भी दुखी हो जाएगी। इस कहानी को सुनकर आप की भी आंखें भर आएंगी। चलिए दोस्तों, समय को ना गवाते हुए बढ़ते हैं कहानी की तरफ कि आखिरकार सूरज और सोनम के साथ ऐसा क्या हुआ था और फिर क्या ये दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं या फिर ये तलाक होने से रुक जाते हैं। आखिर सूरज की हालत ऐसी कैसे हो गया। पूरी कहानी जब आप सुनेंगे तो आपके आंखों में आंसू जरूर आ जाएंगे। तो कहानी की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज सूरज और सोनम के तलाक की पहली तारीख थी। सूरज कोर्ट खुलने से पहले ही कोर्ट के बाहर आकर बैठ गया था। वह अकेला ही आया था। उसके आने के 1 घंटे बाद अपनी माँ के साथ सोनम भी कोर्ट के बाहर पहुंच जाती है। सूरज कोर्ट के बाहर एक चाय की स्टॉल पर उदास बैठा था। सोनम ने हल्की घूमती सी नजरों से सूरज को देखा, फिर आगे बढ़ गई। पास से गुजरती हुई सोनम ने एक ही नजर में बहुत कुछ देख लिया था। सोनम ने देखा कि सूरज के चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी बढ़ी हुई थी और आधे बाल सफेद हो चुके थे। वह सोचने लगी कि 2 साल पहले तो उनकी दाढ़ी में कुछ ही बाल सफेद थे, मगर इस 2 सालों में वह बहुत बदल गया है। पहले हमेशा क्लीन शेव सूट बूट में रहने वाला उसका पति आज बिल्कुल उदास और परेशान सा लग रहा था। वह कोर्ट के अंदर आने के बाद ऐसी जगह पर जाकर बैठ जाती है जहां से सूरज उसको साफ साफ दिखाई दे रहा था। वकील ने सोनम और उसकी मां को आकर बताया कि उनका नंबर लगभग 3 घंटे बाद आएगा। ये सुनकर सोनम ने अपने भाई को फोन करके बताया कि 3 घंटे बाद है सुनवाई। सोनम के भाई और पिताजी काम में व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि जब सुनवाई का वक्त होगा तभी तुम मुझे बुला लेना। दरअसल दोस्तों, सूरज और सोनम 5 साल साथ रहे थे। ना तो सोनम की कोई सास थी, ना ही ननद थी, ना ही कोई ससुर था। फिर भी मामला तलाक तक पहुंच गया था। इसकी सबसे बड़ी वजह थी सोनम की जिठानी। वह बहुत ही तेज तर्रार थी। उसने सोनम को हमेशा दबाकर रखना चाहा। सूरज अपने भाई और भाभी की बहुत इज्जत करता था, इसलिए वह उनकी कठपुतली बनकर रह गया। जैसा भाभी चाहती थी घर में वैसा ही होता था। फिर भाभी ने धीरे धीरे घर में ऐसा माहौल तैयार कर दिया कि सोनम का वहां सांस लेना भी दुश्वार हो गया। सूरज के पास अपना खुद का कुछ भी नहीं था, ना कोई धंधा था, जबकि मार्केट में उनकी एक पुश्तैनी किराने की दुकान थी जिसमें दोनों भाई मिलकर काम करते थे, लेकिन सारा हिसाब किताब बड़े भाई के पास ही रहता था। सूरज को जेब खर्च भी भाई से मांगना पड़ता था। धीरे धीरे हालात इतने खराब हो गए कि घर में पैसों की तो कोई कमी नहीं थी, पैसा बहुत था। फिर भी सोनम की जो जरूरतों के लिए सामान लाने थे उसके लिए इनके पास कोई पैसा नहीं होते थे। जब कोई औरत माँ बनती है तब उसे देसी घी में अजवाइन और जो भी सामान होता है, लड्डू वगैरह बनाकर खिलाए जाते हैं, मगर जब सोनम एक बेटे की माँ बनी तो उसको ये भी नसीब नहीं हुआ। दोस्तों, जब सोनम इन्हीं बातों को अपने मायके वालों को बताती तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आता था। एक दिन ऐसा हो गया कि गुस्से में
सोनम का भाई अपनी बहन के घर आया और सूरज के बड़े भाई के ऊपर हाथ उठा दिया, उसको 2-4 थप्पड़ लगा दिए। बस उसी दिन सोनम को उन लोगों ने घर से निकाल दिया था और उसके भाई को पुलिस में पकड़वा दिया। हालांकि उसके भाई को तो पुलिस ने 3-4 दिन में छोड़ दिया, लेकिन सोनम का वापस ससुराल लौटना नहीं हुआ। सूरज सोनम से विनती करता रहा था कि कुछ दिन सब्र करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर सब कुछ ठीक नहीं हुआ, बल्कि स्थिति और भी ज्यादा गंभीर होती चली गई। इधर सूरज के भैया भाभी सोनम को घर से वापस नहीं लाना चाहते थे और इधर सोनम का भाई और उसके पिता फिर से उसे ससुराल भेजना नहीं चाहते थे। आखिर में वही हुआ जो होना था। सोनम के घर वालों ने कोर्ट में तलाक और मानहानि के लिए याचिका दायर कर दी और आज उसी की पहली तारीख होती है। दोस्तों, जब सोनम कोर्ट में बैठती है तो सोनम दूर बैठी थी, मगर एक टक नजरों से सूरज को देख रही थी। पता नहीं क्यों आज सोनम के दिल में कुछ टूट सा रहा था। उसने अपनी माँ से कहा कि मम्मी, मैं एक बार सूरज से मिलना चाहती हूँ, लेकिन माँ बोली, पागल हो गई हो क्या? तेरे पिता और भाई ने साफ साफ मना किया है। सोनम भरी आंखों से बोली, उसकी हालत देख रही हो माँ, कितना उदास है, कितना असहाय दिख रहा है। जब मैं उसके साथ थी तब कितना बन ठन कर रहता था। तो उसकी माँ कहती है कि हाथी के 2 दांत होते हैं, एक दिखाने के लिए और दूसरे खाने के लिए। ये गरीब और मुस्लिम इसलिए बनकर दिखा रहा है ताकि हम लोग हर्जाने की रकम कम मांग सके। तू अपनी जिठानी को नहीं जानती क्या? उसने पूरी पट्टी पढ़ाकर भेजा होगा इसे, और तू अब इसकी फिक्र ही क्यों कर रही है? तेरे लिए तो दूसरा लड़का देख लिया है ना हम लोगों ने, वह इससे 10 गुना अच्छा है, और तो और वह एक सरकारी नौकरी वाला भी है। दोस्तों, सोनम बोलती है कि फिक्र कैसे ना करो माँ, ये अभी भी मेरे पति ही हैं। मैंने अपनी जिंदगी के 5 कीमती साल इन्हीं के साथ गुजारे हैं। जब इधर इतना बात हो जाती है तो उधर जब सूरज के पास से सोनम गुजरी थी तो सूरज भी सोनम को देख रहा था। एक पल के लिए आंखें भी मिली थी, फिर वह दूर चली गई थी, मगर वह उसे पीछे से काफी देर तक देखता रह गया। वह सोच रहा था कि कितनी दुबली पतली हो गई है। पहले तो गोल मटोल थी, चलती थी तो लगता था जैसे कोई पेट आ रही हो, अब तो बिल्कुल ही बदल गई है। और फिर सूरज अपने मन ही मन सोचता है कि काश मुन्ने को भी साथ ले आती तो मैं उसे भी देख लेता। अब तो वह 4 साल का हो गया होगा, पता नहीं कैसा दिखता होगा। दोस्तों, ऐसा नहीं था कि पिछले 2 सालों में सूरज ने सोनम से मिलने की कोई कोशिश नहीं की थी। वह झगड़े के 1 महीने बाद अपने भैया भाभी से छुपकर सोनम से मिलने गया था, लेकिन सोनम के भाई ने उसे घर के अंदर ही नहीं आने दिया था, बाहर से ही भगा दिया था। और जब सूरज को उसके भैया भाभी ने अलग कर दिया था तो वो तब भी सोनम से मिलने गया था, मगर इस बार भी उसे बाहर से ही भगा दिया गया था। सूरज के भैया भाभी कुछ ज्यादा ही होशियार थे। उन्हें लगा कि अब सोनम के घर वाले मुकदमा करने वाले हैं, तो बंटवारा करके सूरज को अलग कर दिया था ताकि मुकदमे में उनका पैसा ना लग जाए। दोस्तों, पिछले 6 महीने से सूरज अकेला ही रह रहा था। बंटवारे में भी सूरज को कुछ खास नहीं मिला था। जो पुश्तैनी दुकान थी मार्केट में, वो भी लगभग 30 लाख की दुकान होती है और 30 लाख से ज्यादा ही होगी, लेकिन उसके भाई ने सिर्फ 20 लाख उसका दाम बताकर 10 लाख उसको दे दिए, और जो दुकान में लाखों का सामान था उसका तो कोई हिस्सा ही नहीं दिया था। ये कहते हुए रख लिया कि ये मेरा कमाया हुआ सामान है, इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। दोस्तों, घर के भी हिस्से में सूरज को 2 कमरे आए थे जिनमें वह अकेला रह रहा था। सूरज ने पैसे बैंक में डाल दिए थे और अब वह किसी दूसरे की दुकान पर 12,000 रुपये महीना पर नौकरी कर रहा था। उसकी जिंदगी बर्बाद करके उसके भैया भाभी बहुत खुश रहते थे। दोस्तों, आज जो सूरज है थोड़ा डरा हुआ था, क्योंकि उसका मन कर रहा था कि एक बार सोनम से बात कर लूं, मगर वहां उसको बात करने का मौका नहीं मिलता
है और अब उसे लग रहा था कि बात करने से कोई फायदा भी नहीं है। मुकदमा दायर हो चुका है, अब वही होगा जो कोर्ट चाहेगा। अगर मैंने उससे जबरदस्ती बात करने की कोशिश भी की तो पता नहीं कोई और इल्जाम लगाकर एक दो केस और लगवा दे मुझ पर, इसलिए वह बात करने की कोशिश भी नहीं करता है। अब धीरे धीरे 3 घंटे बीत जाते हैं। इतने में ही जो सूरज होता है वह देखता है कि सोनम के भाई और पिता भी आ चुके थे। अब वह थोड़ा नर्वस हो गया था क्योंकि अब सोनम से बात करने के सारे रास्ते खत्म हो चुके थे, वरना अब तक तो उसे कहीं न कहीं यही लग रहा था, एक आस बनी हुई थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सोनम उसके पास वापस लौट आएगी और फिर से उसकी जिंदगी पटरी पर आ जाएगी। लेकिन ऐसा अब कुछ भी नहीं होने वाला था। इतने में ही हलकारे ने सोनम और सूरज का नाम पुकारते हुए बताया कि आप लोग कोर्ट के अंदर चले आइए, जो मुकदमा है वह शुरू हो गया है। अब दोनों अंदर जाते हैं। जो जज साहब होते हैं दोनों का स्टेटमेंट देखते हैं, फिर कहते हैं कि याचिका कर्ता यानी कि सोनम और जो प्रतिवादी होते हैं सूरज, उन दोनों को बोलते हैं कि आप लोग पिछले 2 सालों से अलग रह रहे हैं। इस दौरान दोनों के बीच बातचीत बिल्कुल बंद है। कोर्ट उन्हें एक आखिरी मौका देने के लिए तैयार है। अगर आप दोनों आपस में बातचीत करना चाहते हैं तो आप लोगों को ये मौका दिया जा सकता है। जज के इस वाक्य से सूरज का दिल और जोर जोर से धड़कने लगा। जज ने सूरज से पूछा कि क्या सूरज आखिरी बार इस रिश्ते को बचाने के लिए एक कोशिश करना चाहोगे? सूरज ने तुरंत हाथ खड़े कर दिए, बोला रिश्ता बचे या न बचे जज साहब, लेकिन मैं अपनी पत्नी से एक बार बात करना जरूर चाहूंगा। जज ने सोनम से भी कहा कि क्या आप भी अपने पति सूरज से बातचीत करने की इच्छा रखती हैं? आप पर कोई दबाव नहीं है, अगर आपकी इच्छा होगी तभी आप दोनों को बातचीत करने का अवसर दिया जाएगा। दोस्तों, सोनम का भाई धीरे से सोनम के पास आता है और बोलता है कि मना कर दो, बात मत करना, और सोनम के पिता भी यही कहते हैं कि बात मत करना। लेकिन दोस्तों, जो जज होते हैं वह भी बहुत अनुभवी होते हैं, वह दूर से ही सब कुछ भाप जाते हैं। इसलिए जज साहब बोलते हैं कि देखो सोनम, ये आपको आखिरी मौका मिल रहा है, उसके बाद शायद ना मिले। कोर्ट का काम सिर्फ संबंध अलग करना ही नहीं है, कोर्ट मानवीय दृष्टिकोण भी रखता है। इसलिए आपको मेरी व्यक्तिगत सलाह है कि आप एक बार अपने पति से बातचीत जरूर करें। इसके लिए आपको एक कमरा दिया जाएगा जहां आपकी बातचीत में कोई बाधा नहीं डालेगा। इसके बाद फिर अचानक से ही सोनम ने अपने पति से बातचीत करने के लिए हामी भर लेती है। इतना सुनते ही सूरज के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। सोनम के जो भाई और पिता होते हैं वो दोनों बेचारे दांत पीस कर रह जाते हैं। फिर सूरज और सोनम को एक कमरा दिया गया जिसमें 2 कुर्सियां रखी गई थी। दोनों जाकर कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। कमरे का गेट खुला हुआ था। गेट पर एक गार्ड को खड़ा कर दिया गया ताकि कोई घटना ना हो जाए। दोस्तों, दोनों देर तक एक दूसरे के चेहरे को देखते रहते हैं। फिर पहले सूरज बोलता है कि मुन्ना कैसा है? वो बोलती है अच्छा ही है। इतने में ही सूरज कहता है कि अब तो वह दौड़ रहा होगा, साफ साफ बोलने लगा होगा, मगर मुझे तो वह भूल ही गया होगा। सोनम बोलती है जब मैं यहाँ तुम्हारे साथ थी और जब यहाँ से मैं गई थी तब तो वह सिर्फ 2 ही साल का था। शुरू में वह पापा पापा बोल रहा था मगर धीरे धीरे भूल गया। सूरज अपने आंसुओं को छिपाते हुए बोला बहुत याद आती है उसकी, साथ ले आती तो मैं भी थोड़ा सा देख लेता। सोनम बोलती है कैसे लाती, पिताजी ने तो मना
तो मना कर रखा था। सूरज बोलता है तुम्हारे पिता भी अब तुम्हारे भाई के साथ हो गए हैं, अब वो भी मुझे तुम्हारे साथ देखना नहीं चाहते हैं। सोनम बोलती है शुरू में पिताजी रिश्ता बचाना चाहते थे मगर आपके भैया भाभी ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा था। सूरज कहता है खैर भैया और भाभी तो अब मेरे साथ नहीं रहते हैं, वो अलग हो गए हैं। फिर सूरज ने बंटवारे का पूरा किस्सा सुनाया, उसे बताया। सोनम बोलती है आपको नहीं लगता कि आपके भाई ने जो दुकान का हिस्सा था बदले में जो 10 लाख रुपए दिए हैं वह कम है? सूरज बोलता है जानता हूँ कम है मगर अब मैं अकेली जान हूँ, क्या करूँगा पैसों का, इसलिए उन्होंने जो भी दिया है मैंने रख लिया। वह 10 लाख भी मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम मुन्ना का अच्छे से ख्याल रखना, अच्छे से उसकी परवरिश करना। सूरज आगे बोलता है मैं अभी 12,000 रुपये महीने पर काम कर रहा हूँ, अगर कोर्ट तुम्हारे लिए महीना बांधता है तो मैं 6,000 महीने के तुम्हें भेजता रहूंगा। इतने में सोनम बोलती है उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पिताजी मेरे लिए एक लड़का देख चुके हैं, 2 बच्चों का बाप है मगर सरकारी नौकरी वाला है, उसकी पत्नी की डेथ हो चुकी है इसलिए वह शादी करना चाहता है। इतना सुनते ही सूरज को जोर का झटका लगता है। वह जज्बातों को दबाते हुए बोला एक बात पूछूं सोनम? वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली क्या बात है, पूछ सकते हो। इस बार वह अपने जज्बातों को दबा ना सका, बिखरती आवाज को संभालने की नाकाम कोशिश करते हुए बोला सोनम क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती है? इतना सुनते ही सोनम का चेहरा भी बिगड़ने लगता है। वो अपनी रुलाई को रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली कि याद तो आती है मगर अब मैं क्या कर सकती हूँ। सूरज ने जब सोनम की आंखों से आंसू निकलते देखे तो उसने खुद की आंखों को भी खुला छोड़ दिया। आंसू तो किनारे पर रुके हुए थे, टपक टपक कर नीचे गिरने लगते हैं। वह रोते रोते बोला मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, सारी रात करवट बदलता रहता हूँ, तुम मेरे जिस हाथ का तकिया बनाकर सोया करती थी वो रोज तुम्हारा ही इंतजार करता है और ये आंखें तो हर पल तुम्हारी ही राह देखती रहती हैं। इतने में सोनम बोल पड़ती है कि इतना चाहते थे तो फिर लेने क्यों नहीं आए? तो सूरज बोलता है कई बार तो आया था मगर तुम्हारे घर वालों ने मुझे घर के अंदर ही नहीं घुसने दिया, बाहर से ही धक्के मारकर निकाल दिया। सोनम बोली मुझे तो ये कभी नहीं बताया किसी ने कि आप मुझे लेने आए थे। दोस्तों फिर दोनों के बीच कुछ देर खामोशी छा जाती है, जैसे कुछ सोच रहे हो, कुछ उम्मीदें जब जाग रही थी। फिर सोनम बोली एक बात बोलूं? सूरज बोलता है हाँ तुम्हें जो भी कहना है तुम दिल खोल कर कह सकती हो। अब सोनम खड़ी हो जाती है, बोलती है कि मुझे आपके गले लगे अरसा हो गया है, आपको छूने के लिए तरस गई हूँ। इतना सुनते ही सूरज भी खड़ा हो जाता है, फिर दोनों सिसकते हुए एक दूसरे के गले लग जाते हैं। बाहर खड़ा गार्ड सब कुछ सुन रहा था, कभी कभी तिरछी नजरों से देख भी लेता था। जब वो दोनों रोते हुए गले मिलते हैं तो गार्ड भी अपनी आंखों को पोंछते हुए गेट से दूर हो जाता है। दोस्तों सोनम गले लगे लगे ही बोलती है कि मुझे हमारे घर ले चलो, मैं अब आपके साथ जाना चाहती हूँ। इतना सुनते ही सूरज ने उसे ऐसे कसकर चिपका लिया जैसे अब कयामत तक उसे दूर ना होने देगा। फिर वे दोनों जज के सामने आते हैं और सोनम बोलती है कि जज साहब मुझे तलाक नहीं चाहिए, मैं अब सूरज अपने पति के साथ ही रहना चाहती हूँ। इसके बाद जज साहब उसी समय उनके बच्चे को कोर्ट में मंगवाते हैं, फिर तीनों को एक साथ घर भेज देते हैं। इसके बाद सोनम के माता पिता भी आखिरी में मान ही जाते हैं और बेटी को खुशी खुशी पिया संग विदा कर देते हैं। दोस्तों ये सिर्फ कहानी नहीं थी बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी थी। ऐसी हमारे समाज में बहुत घटनाएं हो रही हैं जो अंत में जाकर तलाक का कारण बन जाती हैं। आपके घर में, आपके आसपास में, आपके भी क्षेत्र में ऐसा बहुत होता होगा। तो मेरा इस कहानी को सुनाने का एक ही मतलब था कि अगर आपके बीच में ऐसा मतभेद
आ जा रहा है तो आप अपने जीवन साथी से प्रत्यक्ष रूप में मिलकर उससे एकांत में बातें कर कर किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं, ना कि आप किसी दूसरे के बातों में आकर, दूसरे के बहकावे में आकर अपना जीवन समाप्त कर दें। दोस्तों, इस कहानी से अगर आपका दिल जरा भी थोड़ा सा पिघला होगा तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के